हेलो बच्चों, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो 11th क्लास की हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। हमने 11th क्लास की हिस्ट्री का पहला चैप्टर लिया था, लेखन कला और शहरी जीवन। उसमें हम कई सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। हम लेखन का जो मेसोपोटामिया के बारे में स्टार्ट किया था, हमने वहाँ से स्टार्ट किया। इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ चुके हैं, लेखन कला का प्रयोग, और इससे पहले जो एजुकेशन है वो भी हम पढ़ चुके थे। जो साक्षरता है वो भी पढ़ चुके थे। लेखन कला की जो प्रणाली है वो उसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कि जो मेसोपोटामिया है वहाँ पर जो शहरीकरण है, हमने देखा यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ें हुई थी, यहाँ पर डेवलप जो गांव वगैरह थे, वहाँ से जो टाउन्स थे, कस्बे थे, फिर धीरे धीरे यहाँ शहरीकरण हुआ। तो आज जो हम देखेंगे वो शहरीकरण की प्रोसेस देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे शहरीकरण हुआ। जो मंदिर और राजाओं के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो मंदिर थे वो मेन पावर के जो सेंट्रल थे, केंद्र थे, किस तरह के शहर बसे हुए थे, यहाँ पर शहर कैसे डेवलप हुए थे। तो सबसे पहले जो पढ़ेंगे हम दक्षिणी मेसोपोटामिया का जो शहरीकरण है वो पढ़ेंगे। अब हम साउथ का क्यों पढ़ेंगे? देखो, जब हमने शुरुआत में बात करी थी, जब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे मेसोपोटामिया की, तो हमने देखा कि दक्षिण की तरफ जो दजला फरात जो हमारी नदियाँ हैं, टिग्रिस और फेड्रिस नदी, उनके वहाँ पर हमने देखा कि जो उनके द्वारा जो मतलब सिल्ट वगैरह बहा कर लाया जाता था, तो उसका निक्षेप किया जाता था, मतलब डेल्टा बनाया जाता था। तो आपने देखा कि जो शहरीकरण की प्रोसेस है वो वहीं से स्टार्ट हुई थी, दक्षिण की तरफ से स्टार्ट हुई थी, और धीरे धीरे मतलब शहरों का विस्तार होता चला गया था। तो अब हम देखेंगे कि जो इस टॉपिक में ये पूरा कवर करेंगे कि शहर कितने टाइप के थे। आप देखोगे यहाँ 3 टाइप्स के आपको शहर नजर आएंगे। एक तो जो गांव जो आपके मंदिरों के आसपास, एक वहाँ जो आपके जो बिजनेस है उसके व्यापार के सेंट्रल रहेंगे, केंद्र रहेंगे, और एक वो रहेंगे जो हाँ पॉलिटिकल पावर्स थी, एक तरह से मतलब राजनीतिक जो सत्ता थी, जो एक तरह से हम कह सकते हैं राजा वाला जो एरिया आएगा वहाँ। तो इस टाइप के हमें शहर डेवलप्ड दिखाई देंगे। जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो दक्षिण मेसोपोटामिया के शहर है, उर के बारे में पढ़ेंगे। तो उर एक ऐसा शहर है जो मंदिरों के आसपास डेवलप हुआ, या कह सकते हैं कि जो मेन पावर थी वो मंदिरों में थी। किस तरह से मंदिर किस टाइप के होते थे, यहाँ पर मंदिरों पर कंट्रोल किसका होता था, ये सारा कुछ इसमें पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कि जो मंदिर हैं मेन पावर का केंद्र हुआ करते थे, वहाँ पर मतलब आप देखोगे कि जो पुजारी वगैरह, प्रीस्ट वगैरह, उनके लिए सर्वोच्च स्थान रखा जाता था एक तरह से। और बाकी की चीज़ें आप देखोगे कि जो यहाँ के मंदिर थे वो इन्हें देवताओं का घर माना जाता था, इसलिए थोड़े जो लोगों के घर होते थे, आम लोगों के, उनसे थोड़ा डिफरेंट बनाया जाता था। अदरवाइज घर टाइप के ही होते थे ये, लेकिन थोड़ा डिफरेंट होता था। इनकी जो वॉल्स हैं वो किस टाइप की होती थी, यहाँ पर जो जितनी भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी, आप देखोगे यहीं से कंडक्ट होना शुरू हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस टॉपिक में कवर करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं दक्षिण मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा की। उस टाइम में वहाँ पर जो मंदिर थे वो किस टाइप के थे, राजा थे, मतलब जो पावर थी मेन वो किसके पास थी। तो जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं 5000 साल पुरानी, 5000 जो ईस्वी पूर्व की बात कर रहे हैं। तो दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा, मतलब यहाँ पर जो है बस्तियाँ डेवलप होने लगी थी, विकसित होने लगी। यहाँ किन की बात हो रही है? बस्तियों की बात हो रही है। शुरुआत में जब हम बात करते हैं तो 5000 साल ईस्वी पूर्व जो था, दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होना शुरू हुआ था, और इन बस्तियों में से कुछ ने प्राचीन शहरों का रूप ले लिया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे ये बस्तियां डेवलप हुई, बड़ी, तो इन्होंने क्या है, एक प्राचीन शहर, प्राचीन मतलब पुराने शहर बन गए ये शहर कई तरह के थे, मतलब यहाँ जो ये सिटीज थे वो कई टाइप की थी। पहले वे जो मंदिरों के चारों ओर, जो मैंने आपको टाइप्स बताए थे ना, शहरों के टाइप्स, तो पहला वो शहर थे जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए, कि जहाँ मंदिर थे उसके आसपास विकसित हुए थे, डेवलप हुए थे, वो शहर थे एक तो, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे थे वो कौन से थे, जहाँ व्यापारिक केंद्र थे वहाँ पर डेवलप हुए थे, वहाँ विकसित हुए थे, दूसरे वो थे दूसरे टाइप के। इनमें से 2 पहली श्रेणियों के, और उसके बाद जो शेष था वो शाही शहर थे। शाही मतलब जहाँ पर मेन पावर किसके पास में होती थी, राजा के पास, मतलब ये, या कह सकते हैं पॉलिटिकल पावर्स।
पहले वे शहर जो मंदिरों को चारों ओर विकसित हुए, दूसरे जो व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित हुए, और शेष शाही शहर थे। इनमें से पहली दो श्रेणियां शहरों पर यहाँ चर्चा की जाएगी। जो तीनों टाइप्स हैं शहरों के, उनमें से हम पहले दो टाइप्स हैं, पहले दो टाइप्स कौन कौन से हुए, एक तो मंदिरों के चारों ओर डेवलप हुए थे, विकसित हुए, उस शहर के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा हम पढ़ेंगे जो किसके बारे में, व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित हुए उन शहरों के बारे में। क्योंकि यहाँ जो उर और मारी है, जैसे उर है वो हमारा जो डेवलप हुआ था शहर, वो हुआ था मंदिरों के आसपास, और जो आप मारी देखोगे, हालांकि वहाँ इकोनॉमिकल इतनी एक्टिविटी नहीं थी, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि वहाँ पर इतना ज़्यादा व्यापार का इतना ज़्यादा वहाँ मंदिर वगैरह ये चीज़ें नहीं थी। फिर भी वहाँ पर आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा जो व्यापार का केंद्र रहा था, सेंटर रहा था, बहुत डेवलप्ड था, क्योंकि जितनी भी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी वहाँ व्यापार होता था, इस वजह से वो एक फेमस शहर निकल कर आया था। तो हम इन दोनों शहरों के बारे में पढ़ेंगे, उर और मारी। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे उर के बारे में, जो कहाँ था, मंदिरों के चारों ओर डेवलप हुआ था वो शहर था। इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये सारा कुछ इसमें देखेंगे। बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने, मतलब जो लोग बाहर से आए, मतलब जिनका हमें मूल स्थान पता नहीं है, मतलब कहाँ से आए, किस जगह से आए नहीं पता, यहाँ रहने लगे इसका पता है, लेकिन कहाँ से आए इनका कोई हमें नॉलेज नहीं है, कोई हमें एविडेंस नहीं मिले जिससे हमें पता चले कि ये कहाँ से आकर रहने लगे थे। तो जो बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने अपने मूल स्थान का पता नहीं था, अपने गाँव में कुछ चुने हुए स्थानों पर मंदिर बनवाया, कि मतलब जहाँ लोग बाहर से आकर बसे, उन्होंने क्या किया, अपने गाँव में कुछ चुना हुआ, जो मतलब कुछ जगह चूज करी और वहां पर क्या है, मंदिर बनवाया या उनका पुनर्निर्माण कराया। पुनर्निर्माण मतलब जो मंदिर रहे होंगे उनको फिर से ठीक करवाया होगा। सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। कुछ जो सबसे पहला हमें जो एविडेंस मिलते हैं, जो प्रूफ मिलते हैं, उनसे हमें पता चलता है कि सबसे एक छोटा सा देवालय था जो किसका बना हुआ था, कच्ची ईंटों का। देखो अब आप है ना मेसोपोटामिया से रिलेट करते हुए चलो, जो मेसोपोटामिया शहर था, आप सिंधु घाटी सभ्यता से मेसोपोटामिया की सभ्यता को एक तरह से रिलेट करो। वहां देखोगे कि आप वहां एक डेवलप्ड आपको सिटीज मिलेंगे, नगर मिलेंगे, और जहां पर आप देखोगे कि जो पकी हुई ईंटों का यूज हुआ था, वहां के जो घर थे बहुत स्ट्रांग थे, मजबूत थे। यहाँ आप देखोगे कि मेसोपोटामिया में क्या है, कच्ची ईंटों का यूज हो रहा है, कच्ची ईंटों से बना हुआ एक मंदिर था। विभिन्न मंदिरों के प्रकार देवी देवताओं के निवास स्थान होते थे। मतलब ये जो जितने भी मंदिर होते थे, जितने भी विभिन्न प्रकार के ये जो मंदिर होते थे, एक्चुअल में वो क्या होते थे, देवी देवताओं का निवास स्थान होते थे। जैसे माना जाता था कि ये देवताओं के निवास स्थान है। और देखो उर नगर के जो निवासी थे, उनको मंदिरों के नाम पर, मंदिरों के देवता के नाम पर जितना मर्जी चाहो उतना काम कराया जा सकता था। मतलब कह सकते हैं 24 घंटे में जो भी अगर उनसे कहो ना, 24 घंटे देवता के नाम पर काम करना था, तो वो भी करने के लिए तैयार थे। मतलब यहाँ इतना उन पे ट्रस्ट था। मतलब वो एक तरह से कह सकते हैं कि जो मंदिरों के नाम से उनसे बहुत सारी चीजें करवाई जाती थी, और सारी एक्टिविटी आप देखोगे ये मंदिर के इर्द गिर्द ही घूमेंगे। तो यहाँ पर दो कह सकते हैं देवताओं का जिक्र है, एक तो देवता है और एक देवी का जिक्र है। यहाँ पर वो कौन है, आइए देखते हैं। तो यहाँ जो मंदिर है, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे। जैसे उर देखो इसी के नाम पे वो शहर का नाम पड़ा था, सिटी उर शहर बना था। तो यहाँ पर जो देवता था, जिसके हमें साक्ष्य मतलब मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं, उसके आधार पर यहाँ क्या था, जो एक उर देवता का वो मिलता है हमें, और उसको हम चंद्रदेव भी कहते हैं कि चंद्रदेव कहा गया। और एक थी इनम्मा जो देवी थी, इनम्मा जिसे प्रेम और युद्ध की देवी कहा जाता था। अब आप देखो जहाँ लोग रह रहे हैं, यहाँ सारी चीज़ें एक्टिविटी है, तो वहाँ ऑब्वियस सी बात है प्यार और युद्ध भी होंगे, ये सारी चीज़ें भी होंगी। तो आप आगे देखोगे ये सारी चीज़ें भी, एक्टिविटी भी थी, मतलब वहाँ पर लड़ाई झगड़े भी होते थे, किस तरह से पावर आई, ये सारा कुछ भी हम आगे देखेंगे। तो जो युद्ध और प्यार की देवी थी एक इनम्मा, और यहाँ पर जो देवता था वो चंद्रदेव, जिसे हम उर देवता भी कहते थे। ये मंदिर ईंटों के बनाए हुए थे। मतलब ये जो मंदिर थे वो किसके बने हुए थे, ईंटों से बने हुए थे। हालांकि कच्ची ईंटों से बने हुए थे, लेकिन ये ईंटों के बने हुए थे और समय के साथ बड़े होते गए। अब देखो धीरे धीरे जब यहाँ पर ये सारी चीजें होंगी, मतलब ये एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती चली जाएंगी, तो ये धीरे धीरे बड़े भी होते जाएंगे, अपना विस्तार भी तो करेंगे। सारा कुछ मंदिरों के लिए ही हो रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है मंदिरों का ही डेवलपमेंट होगा, वो भी आगे मतलब विस्तार होगा उनका, बढ़ते जाएंगे ये मंदिर भी।
क्योंकि इनके खुले आंगनों के चारों ओर कई कमरे बनाए जाते थे। देखो मंदिर बनाने का टाइप तो वही था जिस तरह से घर बने हुए थे, मतलब घर टाइप के ही होते थे, लेकिन हाँ इन्हें समझने मतलब ये देखने के लिए कि ये मंदिर है या कुछ, इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंट किया जाता था। डिफरेंट क्या था कि जो इनकी वॉल्स थी वो अलग टाइप की बनाई जाती थी। एक बार मैं दिखा देती हूँ मंदिर की पिक्चर। देखो आपकी बुक में दे रखा है, ये है आपके मंदिर की एक पिक्चर दे रखी है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये तो एंट्री गेट है, यहाँ से प्रवेश द्वार है। ये यहाँ पर एक भट्टी टाइप का बना रखा है, जो भी ये वेदिका, जहाँ पर मतलब देवी का जो भी देवी देवताओं का वो होता था, ये वेदिका आपको दिख रही है। यहाँ आप ये मंदिर की वॉल देखो कि यहाँ जाके ये अंदर फोल्ड हो गई, फिर बाहर निकली, फिर अंदर फोल्ड हो गई। इस तरह से ये मंदिरों की वॉल बनाई जाती थी। ठीक है, नॉर्मल जो घरों की नॉर्मल तरीके से होती थी, मंदिरों में बस ये खास बात होती थी कि इनकी वॉल इस तरह से बनाई जाती थी, जैसे आप ये बॉल बना रहे, फिर ये अंदर गई, फिर ये बाहर निकल के आई, फिर ये मतलब थोड़ा सा बना, फिर ये अंदर गई, फिर बाहर, मतलब इस टाइप का आपको एक तरह से इसकी वॉल बनाई जाती थी मंदिरों की, मतलब अंदर और बाहर की तरफ मुड़ी हुई बनाई जाती थी। तो ये क्या होते थे कि एक तरह से इनमें क्योंकि इन जो उनके खुले आंगनों के चारों ओर कमरे, अब देखोगे कमरे भी बनाए जाते थे, क्योंकि वो मानते थे कि जब देवी देवता है तो ये देवताओं का घर है, तो वो सारी चीज़ें फैसिलिटी भी, कमरे वगैरह सबकी ज़रूरत भगवान को भी पड़ती है। तो कुछ प्रारंभिक मंदिर थे वो साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं थे, मतलब जो शुरुआत के जो मंदिर बने थे वो डिफरेंट नहीं थे। देखो मंदिरों में धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, पहले तो वो उसी टाइप के बनाते थे जैसे लोगों के होते थे, लोगों से साधारण घरों के लोगों से ज़्यादा डिफरेंट मंदिर नहीं होते थे, उसी टाइप के होते थे, क्योंकि इन्हें भी वो देवताओं का घर मानते थे। क्योंकि मंदिर किसी देवता का घर होता है, लेकिन मंदिर की बाहरी दीवारें कुछ खास अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई थी। ये अभी मैंने आपको दिखाया था कि जो मंदिर की वॉल्स हैं, दीवार हैं, बस उनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता था, बस इतना होता था कि कुछ टाइम अंतराल के बाद, कि कुछ टाइम पीरियड के बाद अंदर और फिर बाहर, मतलब इस तरह से बनाई जाती थी। बस ये खास बात होती थी इनमें, और यही मंदिरों की विशेषता थी। साधारण घरों की दीवारें ऐसी नहीं होती थी, जो नॉर्मल घर होते थे उनकी वॉल्स जो थी वो ऐसी नहीं होती थी, उनकी दीवारें ऐसी नहीं थी। देवता पूजा का केंद्र होते थे, जो देवता होते थे, जिस तरह से यहाँ वेदिका बनी हुई है, वो सेंट्रल माने जाते थे, पूजा का केंद्र माने जाते थे। लोग देवी देवताओं के लिए अन्य, अब आप देखो यहाँ पर जो लोग हैं देवी देवताओं के लिए, अब देवी देवता हैं तो पूजा अर्चना के लिए उनको कुछ प्रेजेंट तो देना पड़ेगा, मतलब उनको कुछ गिफ्ट वगैरह या कुछ है उनको अर्पण तो करना पड़ेगा, देव पूजा के लिए कुछ तो चीज़ें देनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते थे, अन्न और दही और मछली लाते थे, किन के लिए, देवताओं के लिए। अब इसका हमें कैसे पता चलता है, तो इसका हमें जो यहाँ जो मंदिरों की फर्श है पुरानी, वहाँ से हमें कुछ मंदिरों की फर्श से जो मछलियों की हड्डी है उनकी लेयर जमी हुई मिली है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ मंदिरों में मतलब देवताओं को ये अन्न दही और मछलियों का क्या किया जाता था, यहाँ पर दान किया जाता था। एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इनसे पूजा की जाती थी या चढ़ाया जाता था। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों या स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाते थे। मतलब जो आराध्य देव था या भगवान थे, उसको सब लोग क्या मानते थे कि हमारे जो खेत हैं या हम जो मत्स्य क्षेत्र है जहाँ से मछली पाल रहे हैं या ले रहे हैं, या स्थानीय लोगों के जो पशुधन है, इन सब का जो कह सकते हैं जितनी भी सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, उनका लीडर किनको माना जाता था, आराध्य देव को। मतलब जो वहाँ उर का देवता होता था चंद्रदेव, और जो देवी इनम्मा होती थी, उन्हीं को माना जाता था, इनका स्वामी माना जाता था कि ये सब कुछ इन्होंने ही दिया है, इनका यही इनके क्या है, लीडर हैं या स्वामी हैं। समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया, देखो यहाँ पर क्या होता था कि और भी चीज़ें और भी एक्टिविटी होना शुरू हो गई। जैसे प्रोडक्शन के बाद जो भी चीज़ें उत्पादित हुई हैं, उन वस्तुओं को हम क्या है कि ऐसी वस्तुओं में बदलना जो यूज़ के लिए हो, या उस समय आने पर जो उपज है उसको उत्पादित वस्तु में बदलने के लिए कि हम एक तरह से प्रोडक्ट हो या वो यूज़ की हो, उसके लिए भी यहाँ पर सारी एक्टिविटी मंदिरों में ही होती थी। जैसे आपका जो होता था बीज से तेल निकालना, ये सारी चीज़ें यही होती थी। अनाज को पीसना, जो कपड़े की कताई बुनाई करना, ये सारी जो एक्टिविटी थी वो कहाँ होती थी, या उनके जो मंदिर थे उनमें ही ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटियाँ होती थी, ये सारी यही की जाती थी। घर परिवार के ऊपर के स्तर के व्यवसाय, जो घर परिवार में जो ऊपर के स्तर के व्यवसाय होते थे, जैसे उन व्यापारियों को नियुक्त करना,
अन्य जो हल जोतने वाले पशु थे या रोटी थी, जौ की शराब बनाना, ये सारी जो भी एक्टिविटी थी, मछली आदि के आवंटन की, मछलियों को बांटना, किसी को देना, किसी को कितना क्या देना है, क्या करना है, इसका लेखा जोखा सारा जो इनका रिटर्न होता था, एक तरह से जो हमने शुरुआत में देखी थी ना पट्टिकाएं, जो टैबलेट्स देखी थी, उन पे सब पे यहाँ से बहुत सारी हमें टैबलेट्स मिली है। हमने देखा भी था ना कि मंदिरों से हमने देखा था कि टैबलेट्स मिली है, तो वो टैबलेट्स वही होती थी। यहाँ किसको कितना दान दिया, कितना क्या किया, किसको क्या था, किसने क्या वर्क किया, उस वर्क के बदले में किसको कितना सामान दिया, ये सारी जो एक्टिविटी होती थी उन वितरणों का लेखा जोखा यहाँ पट्टिकाएं जो मिली है उनसे मिलता है। तो लिखित अवलोकों के फलक के रूप में मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप क्या है, अपनी एक्टिविटी धीरे धीरे जो मंदिरों की एक्टिविटी है वो भी बढ़ने लग गई, क्योंकि यहाँ ये सारी चीजें शुरुआत में आपने देखा कि यहाँ पर मंदिरों का घर देवताओं का घर माना जाता था। उनका मानना था कि सारी जो चीजें हैं वो देवताओं की देन है, या मतलब ये देवी देवता ही देते हैं, तो वो उन्हीं को अर्पण करते थे सारी चीजों को, मतलब एक तरह से। फिर यहाँ से और भी जो उत्पादित वस्तुएं हैं, जो भी वो प्रोडक्शन हो रहा था, उनकी एक्टिविटियाँ यहीं पर होना शुरू हो गई, जैसे बीज वगैरह निकालना, तेल से बीजों से तेल वेल निकालना, अनाज पीसना, और भी एक्टिविटी, किसी को कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है, देना है, ये सब कुछ है। तो ये सारी एक्टिविटी कहाँ होने लगी थी, इन मंदिरों में ही होने लगी थी। तो अब ये एक्टिविटी होंगी तो मंदिरों का काम भी, एक्टिविटी भी बढ़ती चली जाएंगी। मुख्य शहरी संस्था का रूप ले लिया। अब ये जब सारी चीजें एक्टिविटी बढ़ेंगे तो मंदिरों ने ही एक तरह से एक शहरी संस्था, मतलब एक तरह से संस्था बन के आई, जैसे मतलब एक सेंट्रल नहीं बन जाता, केंद्र बन जाता है। जैसे हम कह सकते हैं राजाओं के यहाँ जो राजभवन होता है वो सेंट्रल बनते थे, पावर का केंद्र होते थे। तो यहाँ क्या है, एक तरह से मंदिर बन गए थे, एक मुख्य शहरी संस्था का रूप ले लिया इन्होंने। लेकिन अन्य दूसरे कारक भी इस व्यवस्था में विद्वान थे, लेकिन और एक्टिविटी भी थी इस व्यवस्था में विद्वान, या कह सकते हैं और एक्टिविटियां भी यहाँ होती थी। जैसे आप देखोगे कि जमीन में अब ये सारी चीजें तो हो रही थी कि सारी एक्टिविटी कहाँ से कंडक्ट हो रही है, मंदिर से कंडक्ट हो रही है। लेकिन देखो जब ये सारी चीजें भी होंगी तो यहाँ पर लड़ाई झगड़े भी होंगे, और भी चीजें भी होंगी यहाँ पर। तो कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी। जमीन में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद कृषि कई बार संकटों से घिरी रहती थी, कि मतलब यहाँ पर जो कल्टीवेटेड जमीन थी, मतलब लैंडफिल थे, कल्टीवेटेड थे, उपजाऊपन था, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार जो यहाँ एग्रीकल्चर है, खेती है, वो कई प्रॉब्लम से, कई संकटों से घिरी हुई थी। तो यहाँ क्या संकट थे, क्या प्रॉब्लम्स थी, तो यहाँ 2 टाइप्स प्रॉब्लम थी, मतलब 2 तरह की प्रॉब्लम थी। एक तो नेचुरल प्रॉब्लम थी, मतलब 2 टाइप की प्रॉब्लम थी। एक तो आपकी नेचुरल हो गई और एक मैन मेड। मैन मेड मतलब मानव निर्मित। ये जो नेचुरल और मानव निर्मित थी, जो नेचुरल थी, जैसे नेचुरल, अब अगर ये आपने देखा, हमने जो बात कर रहे हैं, जिस उर नगर की हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, आपके यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदी के बीच का, मतलब दजला और फरात के नदियों के बीच का शहर है। तो नदियों के बीच में तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ नदी होंगी वहाँ बाढ़ भी तो आएगी। तो यहाँ मतलब कुछ चीज़ें तो नेचुरल थी, जैसे बाढ़ वगैरह, या कई बार क्या है, वो जो नदियों का पानी है ज़्यादा आने से उसकी डायरेक्शन बदल जाती थी, डायरेक्शन चेंज हो जाती थी, तो वहाँ पानी नहीं पहुँच पाता था, तो सूखा भी पड़ता था। तो दोनों चीज़ें ऐसी होती थी एक्टिविटी। तो एक नेचुरल भी थी। मैन मेड का मतलब है यहाँ पर क्या होता था, जैसे आप देखोगे कि रिवर का जो फ्लो है, मतलब इस टाइप का होगा, मतलब टॉप से बॉटम की तरफ जाएगा। तो जो टॉप एरिया पे जो लोग रह रहे थे, तो वो क्या करते थे, या पानी को रोक लेते थे, मतलब उनका डाइवर्जन अपने खेतों की तरफ कर देते थे, या ज़्यादा यूज़ कर लेते थे। तो उसके बाद जो नीचे जो लोग रह रहे थे उन तक ये पानी नहीं पहुंच पाता था, ये बहुत कम पहुंच पाता था। और कई बार ये लोग क्या करते थे, यहाँ पर जो नदियों के द्वारा जो भी गंद वगैरह बहा कर लाई जाती थी, एक तरह से जो मिट्टी के सिल्ट वगैरह, ये सारे पार्टिकल्स वगैरह बहा कर लाए जाते थे, इनको ये लोग हटाते ही नहीं थे, जिससे क्या है, यहाँ पर गाद जम जाती थी, मतलब इकट्ठा हो जाती थी मिट्टी, और यहाँ पर क्या है, पानी का बहाव रुक जाता था, पानी यहीं रुक जाता था, यहाँ जा नहीं पाता था, तो यहाँ सूखा भी पड़ जाता था कई बार। तो कई बार मतलब इतना पानी ओवरफ्लो हो जाता था, बाढ़ आ जाती थी, बाढ़ जैसी सिचुएशन हो जाती थी, तो पानी मतलब जो यहाँ की क्रॉप्स हैं, फसल है, वो पानी में डूब जाती थी। तो यहाँ पर मतलब कृषि में उपजाऊपन होने के बावजूद भी कृषि में कई सारे मतलब संकट थे, या हम कह सकते हैं प्रॉब्लम्स थी। जमीन में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद कृषि कई बार संकटों से घिर जाती थी। फरात नदी की प्राकृतिक धाराओं में किसी वर्ष तो बहुत ज़्यादा पानी बहा आता था, मतलब कई बार तो जो फरात नदी थी
उसमें कई साल तो बहुत ज़्यादा पानी बहकर आ जाता था और फसलों को डुबा देता था। मतलब इतना पानी आता था, इतना बहाव होता था कि वो फसलों को डुबा देता था। और कभी कभी ये धाराएं ज़्यादा अपना रास्ता बदल देती थी। मैंने बताया था ना कि कई बार इनका बहाव इतना ज़्यादा होता था कि अपना रास्ता बदल देती थी, डायरेक्शन चेंज कर लेती थी, जिससे खेत क्या हो जाते थे, सूख जाते थे। फिर जब वो रास्ता बदल लेंगे तो क्या होंगे, खेत सूख जाएंगे। जैसा कि पुरातात्विक अभिलेखों से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के इतिहास में, कि जो हमें पुरातात्विक जो अभिलेख हैं उनसे हमें पता चलता है कि मेसोपोटामिया का जो इतिहास है उसमें गांव समय समय पर पुनः स्थापित किए गए थे। कि अब ये लोग क्या करते थे, जो हमें एविडेंस मिले हैं, प्रूफ मिले हैं, उन्हें हमसे पता चलता है, उनसे हमें पता चलता है कि जो मेसोपोटामिया के इतिहास में, हिस्ट्री में कई बार गाँव को क्या है, पुनर्स्थापित किया। अब पुनर्स्थापना की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब आप क्या देखोगे कि जो आपके शहर हैं या आपके जो गांव हैं वो पानी में डूब रहे हैं या उधर बाढ़ आ रही है, तो एक जगह से दूसरी जगह उन्हें शिफ्ट कर देंगे। तो इससे हम, इन एविडेंसों से हमें पता चलता है कि यहाँ मतलब इस तरह से बाढ़ वगैरह आई होंगी, क्योंकि हमें इसके प्रूफ मिले हैं कि गाँव को समय समय पर पुनर्स्थापित किया गया था। इन प्राकृतिक विपदाओं के अलावा कई मानव निर्मित समस्याएं भी आ खड़ी होती थी। ये तो नेचुरल चीजें थी, बाढ़ का आना, सूखा पड़ना, लेकिन कई बार मानव एक्टिविटी भी होती थी, मानव निर्मित समस्याएं भी यहाँ होती थी, जिनके बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। जो लोग इन धाराओं के ऊपरी इलाके में रहते थे, कि मतलब जो लोग ये जो धाराएं बहती थी, नदियां बहती थी, इनके ऊपरी साइड में रहते थे, वो अपने आसपास क्या करते थे, जलधारा से अपना इतना मतलब एक तरह से ज़्यादा पानी अपने खेतों में ले लेते थे कि धाराओं के नीचे की ओर बसे हुए गाँव को पानी नहीं मिलता था। कि मतलब इतना यूज़ कर लेते थे पानी को, जिससे कि वहाँ जो गाँव होते थे, जो नीचे वाले गाँव होते थे, उनको पानी नहीं मिल पाता था। ये लोग अपने हिस्से की सरणी में ये गाद नहीं निकालते थे। अपने हिस्से की मतलब इनके एरिया में जो नदी में जो गाद, मतलब वही जो मिट्टी वगैरह इकट्ठा हो जाती थी, उसको नहीं निकालते थे, जिससे क्या होता था कि बहाव रुक जाता था, जिससे पानी का बहाव क्या होता था, रुक जाता था और नीचे वालों को पानी नहीं मिल पाता था। अब जब वो पानी रुक जाएगा तो नीचे बहाव पानी नहीं जाएगा। इसलिए मेसोपोटामिया के तत्कालीन देहातों में ज़मीन और पानी के लिए बराबर झगड़े होते रहते थे। इसलिए उस टाइम, मतलब तत्कालीन मतलब उस टाइम देहात मतलब जो गांव वगैरह रूरल एरियाज थे, वहाँ पर ज़मीन और पानी के लिए बराबर क्या होते थे, झगड़े होते रहते थे। यहाँ आपको बेटा एक मंदिर दिखा रखा है, जिसका खुला आंगन, बाहरी और भीतर का मुख्य भाग दिखा रखा है। ये लगभग आपका 3000 ईस्वी पूर्व टाइम पीरियड में बना हुआ निर्मित एक मंदिर है। ये इस टाइप का मंदिर हुआ करता था, मतलब आंगन इस तरह से आपके देखोगे, यहाँ पर रूम्स वगैरह बने हुए हैं। आप ये देख रहे हो जैसे जिगजैग करके यहाँ पर ये आपकी वॉल बनी हुई है, इस टाइप के। उस टाइम में मतलब जो 3000 साल ईस्वी पूर्व जो क्या है, यहाँ पर इस टाइप के मंदिर हुआ करते थे। ऊपर ये हम एक मंदिर का बाहरी मॉडल देख चुके हैं कि इस टाइप के सबसे प्राचीन मंदिर मिले, जो 5000 ईस्वी पूर्व का ये नक्शा है। तो अब आपने देखा कि जो झगड़े होते रहते थे इन लोगों में, और झगड़ा यही इसी वजह से होता था पानी वगैरह के ऊपर। जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक लड़ाई चलती थी, तो अब देखो लड़ाई चलेगी लंबे टाइम तक, तो कोई तो ऐसा निकल के आएगा ना जो उस लड़ाई को जीतेगा, फिर वो क्या है, लीडर बनेगा, फिर वो अपनी एक मतलब लोगों को अपने साथ रखना शुरू करेगा। तो इस तरह से पावर उसके एक इंसान के हाथ में आती चली जाएगी। अब आप देख रहे हो कि मतलब जो मंदिरों में सेंट्रल होते होते धीरे चीज़ें किस तरफ डाइवर्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर क्या है, अब जो झगड़ा चलता था तो एक लंबे समय तक चलती थी, तो मुख्य जो लड़ाई जीतते थे, जो मुखिया जो लड़ाई जीतता था, वो क्या करता था, अपने साथी और अनुयायियों को, मतलब जो जिसने लड़ाई जीती, मान लो मैंने लड़ाई जीती और मैं क्या है, मेरे साथ जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे, जिन्होंने लड़ाई जीतने में मेरी हेल्प करी थी, वो, और जो मेरे अनुयायी जो मुझे मानते हैं मतलब कुछ, तो उनको मैं क्या है, अपना जो मैंने लड़ाई लड़ी उसमें जो लूट में जो सामान मिला उसको मैं उनको बांट दूंगा, ताकि वो खुश रहें और मेरे आगे भी हेल्प करते रहें। तो उनको खुश माल बांट कर खुश कर देते थे कि मतलब तुम हैप्पी रहो और तुम ऐसे सपोर्ट करते रहो। और जो हारे हुए समूह के लोग होते थे, अब जो हारे या तो उनको बंदी बना लेते थे या उनको नौकर या चौकीदार का उनसे काम करवाते थे, मतलब बंदी बनाकर उनसे नौकर और चौकीदार बना लिया जाता था, उनसे काम करवाया जाता था। इस प्रकार वे अपना प्रभाव अनुयायियों की संख्या बढ़ा लेते थे। अब वो क्या है,
अब धीरे धीरे उनके अनुयायी बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि पावर आ गई है, वो लोगों को बांटते चले जाएंगे, तो और लोग उनके फेवर में कि भाई इनको फायदा मिल रहा है तो हमें भी मिलेगा, हम भी इनके साथ हो लेते हैं। तो इस तरह से वो अपने प्रभाव को भी बढ़ा लेते थे और अपने अनुयायियों की संख्या भी बढ़ा लेते थे। किंतु युद्ध में विजय होने वाले ये नेता लोग स्थायी रूप से समुदाय के मुखिया नहीं होते थे। मतलब ये जो युद्ध जिन्हें जो लड़ाई लड़ी थी वो किसी मतलब नेता जो होते थे वो लोग स्थायी, कोई एक कम्युनिटी नहीं थी, मतलब एक समुदाय नहीं था जिसके मुखिया नहीं होते थे ये। मतलब ये आपस में जो लड़ाई लड़ी जिसने जीत ली उसके अनुयायी थे वो थे। मतलब यहाँ कोई ये फिक्स्ड नहीं था कि भाई ये समुदाय का लीडर ये है, इस समुदाय का लीडर ऐसा अभी नहीं था। लेकिन वो आज हैं तो कल चले जाते थे। मतलब जो आज हैं वो कल कोई और होगा, कल चले जाते थे। लेकिन बाद में ऐसा समय आया, लेकिन जो धीरे धीरे, जैसे आज के टाइम में आप कह सकते हो एक पावर का एक, जैसे हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में भी कोई ना कोई एक लीडर होता है। उस तरह से बाद में हमने देखा राजतंत्र आया तो राजतंत्र में राजा के पास पावर थी। तो पहले ऐसा मुखिया का ये था कि मतलब युद्ध जीता, उसके अनुयायी उसके साथ रहे, उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने माल बेच दिया, फिर मतलब वो कोई एक कम्युनिटी या प्रॉपर कोई समुदाय नहीं होता था। तो आज है तो कल नहीं है। लेकिन बाद में ऐसा समय आया जब इन नेताओं ने समुदाय के कल्याण पर अधिक ध्यान देना। अब उन्होंने सोचा धीरे धीरे, मतलब लोगों ने, कि भाई ये हम एक प्रॉपर कम्युनिटी है, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बांट रहे हैं, ये हमारे अनुयायी हैं, तो उन पर और ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। और इसके फलस्वरूप जो नई नई संस्थाएँ और पर पार्टियाँ स्थापित हुई, नई नई जो संस्थाएँ कम्युनिटी वगैरह बनने लगी, ये चीज़ें स्थापित होने लगी। इस समय के देवता जो विजेता मुखियाओं ने जो कीमती भेंटें हैं, अब देखो यहाँ चाहे वो कितना भी वो जीत लें, मतलब युद्ध जीत लें, चाहे कितना भी मतलब लीडर हो या कुछ भी हो, लेकिन मेन जो चीज़ थी वो मतलब वो मंदिरों को ही मान रहे थे। अभी भी सब कुछ जो था मंदिर ही थे। वो जितना भी वो लूटपाट जो कर रहे थे, वो जो भी था, वो सारे उनकी जो देवता थे उनको अर्पित कर देते थे, उनको अर्पित करना शुरू कर दिया था उन्होंने, क्योंकि वो मानते थे कि ये जो हमने पावर जीती है या लूटपाट किए, जो भी किए, देवताओं की वजह से हुआ है। और ये अगर मतलब हम इनको मतलब इस तरह से मतलब इनका सम्मान करेंगे, इस तरह से करेंगे तो हमें और मतलब ऐसे मौके मिलेंगे, इस तरह से मतलब वो देवताओं को ही सब कुछ अर्पित कर देते थे। मुखियाओं ने कीमती भेंटें देवताओं को अर्पित करना शुरू कर दिया था, जिससे कि समुदाय के मंदिरों की क्या है, सुंदरता बढ़ गई। अब क्या है, वो मंदिरों की सुंदरता बढ़ाने पे ध्यान देने लगे थे कि इनको सजाना है सब कुछ, क्योंकि वो देवताओं को, भगवानों को ही सब कुछ मानते थे उस टाइम में। तो वो क्या करते थे, उन्होंने लोगों को उत्कृष्ट पत्थरों, मतलब जो उत्कृष्ट पत्थर जो हमने पढ़ा था ना लाजवर्द वगैरह, जिसमें हमने एक पोयम पढ़ी थी, पोयम की स्टोरी थी उसमें, तो वो धातुओं को लाने के लिए भेज देते थे। जैसे आपने उस स्टोरी में पढ़ा था कि वो राजा भेजता है मंदिरों को डेकोरेट करवाने के लिए, जो देवताओं और समुदाय के लाभ पहुंचा सके, या मंदिर धन संपदा का वितरण का और मंदिरों में आने जाली वस्तुओं का हिसाब किताब रखकर प्रभावी तरीके से संचालन कर सकें। कि मतलब ये सारी जो एक्टिविटियां हो रही थी कि समुदाय में मंदिरों की सुंदरता बढ़े, उन्हें लोगों को उत्कृष्ट पत्थर और धातु लाने के लिए भी ये लोग भेज देते थे। और जो देवताओं के समुदाय जो वो कम्युनिटी थी, वो देवताएं और समुदाय पूरे उसको लाभ पहुंचा सकें, सारी चीज़ें, इसलिए ये सारी एक्टिविटी होती थी। मंदिर की जो धन संपदा है उसका वितरण कहाँ किसको दिया है, कि किसने हेल्प करी, किसको कितना बांटा, मंदिरों में जो आने वाली वस्तुएं हैं कि कौन सी चीज़ें आ रही हैं, कौन सी जा रही हैं, इन सब का हिसाब किताब भी वो लोग रखने लगे। एक प्रभावी तरीके से मतलब उनका संचालन होता था। मतलब ये जो पट्टिकाएँ वगैरह, जो टैबलेट्स बनाई जाती थी, उस तरह से उनका करने लगे थे। मतलब हिसाब किताब, रिकॉर्ड रखने लगे थे। जैसा कि हमने स्टोरी पढ़ी थी एन मार्कर की कहानी, उससे जुड़ी हुई एक कविता है, उससे व्यक्त होता है कि किस तरह से मतलब जो मंदिर होते थे वो सब कुछ केंद्र होते थे, सेंट्रल, क्योंकि वो भी एक मंदिर को डेकोरेट करवाने के चक्कर में तो भेजता है अपने दूत को। इस व्यवस्था ने राजाओं को ऊंचा स्थान दिलाया। कि ये जो व्यवस्था थी जो मंदिरों का सेंट्रल होती थी और राजाओं ने फोकस किया था जो मंदिरों पे, मतलब तो इन्होंने, इस व्यवस्था ने क्या है, राजाओं को उच्च स्थान इसलिए दिलाया क्योंकि उन्होंने फोकस मंदिरों पे किया था और मंदिरों को डेकोरेट करने के लिए सारी एक्टिविटी कर रहे थे। तो लोगों ने उनको उच्च स्थान दिलाना शुरू कर, लोगों से समुदाय उसका पूर्ण नियंत्रण स्थापित। अब उसका जो पूरे समुदाय है, कम्युनिटी है, उस पर उनका नियंत्रण होना मतलब स्टार्ट हो गया था। अब एक तरह से आप देख रहे हो कि प्रॉपर कम्युनिटी बनना शुरू हो गया था।
इस पारस्परिक युद्धों को सुदृढ़ करने वाले विकास के ऐसे दौर की कल्पना कर सकते हैं कि जिसमें मुखिया लोगों ने ग्रामीणों के अपने आसपास, अब देखो ये जो जिनके हाथ में पावर थी, मतलब ये लोग जो पारस्परिक हितों को सुदृढ़ करने के लिए, डेवलप करने के लिए उन्होंने क्या किया, मंदिरों के आसपास जो है गाँव को विकसित करने के लिए मतलब प्रोत्साहित किया। क्यों? एक तो इससे क्या होगा कि जब भी उन्हें नीड होगी तो एक आर्मी मिल जाएगी, उन्हें सेना मिल जाएगी। दूसरा ये सेफ्टी के पर्पज से भी कि लोगों की सेफ्टी भी रहेगी, ये सारी चीज़ें इस पर्पज से मंदिरों के आसपास उन्होंने गांव को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया था, जिससे कि वे आवश्यकता पड़ने पर तुरंत अपनी सेना इकट्ठी कर सकें, कि जब उन्हें नीड होगी तो सेना भी इकट्ठी कर लेंगे। इसके अलावा लोग एक दूसरे के आसपास रहेंगे तो स्वयं को अधिक, मतलब लोग अगर एक दूसरे के पास रहेंगे तो अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। उरुक जो इन दिनों सबसे पुराने मंदिर नगरों में से था, ये सबसे पुराना मंदिर नगर था क्योंकि ये मंदिर के आसपास डेवलप हुआ था, तो ये क्या था, मंदिर नगर था। मंदिर नगरों में से एक था। से हमें सशस्त्र वीरों और हताहत हुए शत्रुओं के चित्र भी मिलते, मतलब हमें ऐसे वीर भी मिलते हैं जो सशस्त्र वीर थे, मतलब जो लड़े होंगे, और हताहत हुए शत्रुओं के चित्र भी मिलते हैं, कि ऐसे पिक्चर भी मिलते हैं जो शत्रुओं को हराए, जिन शत्रुओं को हराया गया उनके पिक्चर्स भी मिले, जिससे हमें ये सारी चीज़ें पता चली। और सावधानी पूर्वक किए गए, जो सावधानी पूर्वक जो हमने सर्वेक्षण किए हैं, मतलब जो खुदाई वगैरह की हैं हमने, एक्सिबिशन जो हुए थे, एक्सिबिशन जो किए थे, खुदाई की थी, सर्वेक्षण किए गए थे, उससे हमें ये पता चलता है कि 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास जब उरुक नगर का जो 250 हेक्टेयर भूमि विस्तार, मतलब अब क्या है, ये जो नगर है डेवलप होने लगा, विकसित होने लगा, क्योंकि न आसपास गांव डेवलप कर लिए थे और ब्रॉड ये अपना एरिया बढ़ाना शुरू कर दिया। और 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास आप देख रहे हो यहाँ पर 250 हेक्टेयर भूमि का क्या हो चुका था, विस्तार हो चुका था, जिसके कारण क्या है, दर्जनों छोटे छोटे गांव उजड़ गए थे, कि जो छोटे छोटे गांव थे वो भी उजड़ गए, बड़ी संख्या में जो आबादी है उसका विस्थापन कर दिया। विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर स्थापित करना, उसको हम विस्थापन कहते हैं। उसका यह विस्तार शताब्दियों तक जो है फले फूले मोहनजोदड़ो नगर से दो गुना था, मतलब जो हम मेसोपोटामिया में जो पढ़ते हैं ना उसमें, सिंधु घाटी सभ्यता में मेसोपोटामिया का बात करते हैं ना विस्तार का, तो इसका विस्तार मतलब शताब्दियों तक फले फूले, मतलब ये सेंचुरी तक फला फूला था मोहनजोदड़ो नगर, उससे भी 2 गुना माना जाता है कि ये इतना इसका विस्तार हो चुका था। यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि उरुक नगर की रक्षा के लिए उसके चारों ओर काफी पहले ही सुदृढ़ प्राचीर बना दी गई। अब देखो जब ये शहर डेवलप होने लगा, विकसित होने लगा, तो इसको सुरक्षित करने के लिए इसको चारों तरफ क्या है, एक दीवार बना दी गई, सुदृढ़ वॉल बना दी गई, जिससे क्या है कि इसकी सेफ्टी रखी जा सके। या एक तरह से आपने देखोगे ना बाद में जब राजा होने लगे तो किलाबंदी करने लगे थे, मतलब जो चारों तरफ किले की तरफ वॉल बना देते थे, बहुत ऊंची ऊंची वॉल बना देते थे। तो इसी टाइप से ये अब जब एक जगह रहने लगे, एक कम्युनिटी बन गई, एक समुदाय बन गए, शहर डेवलप होने लगा, विकसित होने लगा, तो इसके चारों तरफ एक सुदृढ़ प्राचीर बना दी गई थी, दीवार बना दी गई थी। उरुक नगर 4200 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी तक बराबर अपने अस्तित्व में बना रहा था। मतलब ये जो नगर था, ये शहर था, ये 4200 लगभग 4200 ईस्वी पूर्व से स्टार्ट हुआ था और 400 ईस्वी पूर्व तक अपने अस्तित्व में, मतलब इसका अस्तित्व बना हुआ था। और उस दौरान 2800 ईस्वी के आसपास वह बढ़कर 400 हेक्टेयर फैल गया। अब आप देख रहे हो कि वहाँ आप कब देख रहे हो 3000 ईस्वी पूर्व, यहाँ हम देख रहे हैं कि 3000 ईस्वी पूर्व ये कितने हेक्टेयर में फैल गया, 250 हेक्टेयर भूमि में फैल गया। ये विस्तार करते करते क्या हुआ कि 2800 ईस्वी के आसपास ये 400 हेक्टेयर भूमि में मतलब इतना ये फैल चुका था ये शहर। कौन सा शहर? उरुक शहर। युद्धबंदियों और स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से मंदिर अथवा प्रत्यक्ष रूप से शासक का काम करना पड़ता था, कि मतलब जो युद्धबंदी थे, युद्ध में जो बंदी बना कर लाए जाते थे, या तो वो स्थानीय वहाँ के लोकल लोगों को, वहाँ युद्धबंदी थे या वहाँ के लोकल लोग थे, उनको या तो मुख्य रूप से मंदिर के लिए, मंदिरों के नाम पे तो उनसे बहुत कुछ करवाया जाता था, 24 घंटे उनसे काम करवाया जा सकता था, और या प्रत्यक्ष रूप से जो वहाँ का शासक होता था, लीडर होता था। अब आपने देखा जब कम्युनिटी डेवलप हुई, उनकी पावर एक उसके हाथ में आने लगी, तो वहाँ पर एक शासक भी निकल के आया आपको,
तो या शासक के लिए प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली या फिर मंदिरों के लिए उन्हें काम करना पड़ता था। कृषक भले ही ना देना पड़े, मतलब उनको कृषि कर भले ही ना देना पड़े, मतलब वो भले ही मतलब जो लगान ना दें, भले ही कृषि कर ना दें, टैक्स ना दें, जो एग्रीकल्चर टैक्स ना दें, उसके बावजूद भी उन्हें मंदिर में काम करना ज़्यादा ज़रूरी था या राजा के लिए काम करना ज़रूरी था। मतलब ये भी एक टैक्स का ही रूप था, मतलब वो काम के रूप में वो उनको एक तरह से टैक्स देते थे। पर काम करना अनिवार्य था। जिसमें काम पर लगाया जाता था उन्हें काम के बदले अनाज दिया जाता था। अब जो लोगों से काम करवा रहा था ना, या तो वो राजा के यहाँ काम कर रहे थे या मंदिरों के लिए, तो जो भी मतलब उनसे काम करवाया जाता था उनके बदले में अनाज या कोई भी जो चीज़ें उनको दे सकते थे वो उनको देते थे, और उनका भी हिसाब किताब रखा जाता था। ये हमें मंदिरों से मिली टैबलेट से पता चलता है कि लोगों को जो काम करते थे कि भाई आज इसने इतना काम किया, इसको इतना अनाज दे दो, कल मतलब उसने इतना काम किया, उसको इतना अनाज दे दो। इसका रिकॉर्ड भी मंदिर में मिलता है पट्टिकाओं में। जिन्हें काम पर लगाया जाता था उन्हें काम के बदले अनाज दिया जाता था। सैकड़ों ऐसे राशन सूचियां मिली हैं जिनसे काम करने वाले लोगों के नाम आगे उन्हें दिए जाने वाले अनाज, कपड़े की, या तो उन्हें अनाज देना है या कपड़े, तेल आदि की मात्रा लिखी जाती थी। कि पहले उसका नाम लिखा जाता था, फिर उसकी मात्रा लिखी जाती थी कि इसको कितना अनाज दिया है, कितना कपड़ा दिया है, क्या तेल कितना दिया है, इन सब की जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो लिखी जाती थी। एक अनुमान के अनुसार इन मंदिरों से एक मंदिर को बनाने के लिए 1500 आदमियों ने 5 साल तक प्रतिदिन 10 घंटे काम किया। मतलब एक यहाँ पर जो हमें अवशेष मिले उससे पता चलता है एक अनुमान के अकॉर्डिंग कि जो एक मंदिर है उसको बनाने के लिए मतलब 1500 जो आदमी थे उन्होंने कितने साल लगा लिए, 5 साल लगा दिए और 10 घंटे तक उन्होंने काम किया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन भी है, आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो कम से कम आप सोचो जो 1500 आदमी थे वो 5 साल तक मतलब हर दिन मतलब 10 घंटे काम किया, और उन्होंने ये काम 5 साल तक किया, मतलब उस मंदिर को बनाने में। शासक के हुक्म से आम लोग पत्थर खोदने की जो लीडर होता था उसके हुक्म पर, मतलब उसके कहने पर जो आम लोग हैं वो क्या करते थे, पत्थर को खोदने, धातु खनिज लाने, मिट्टी से ईंटें बनाने, तैयार करने, मंदिरों में लगाने, जो दूर के देश थे वहाँ से मंदिरों के लिए उपयुक्त जो सामान लाने में, इन सारे कामों में मतलब वो जुटे रहते थे वहाँ के लोग। कि मंदिरों के नाम पे उनसे सारा कुछ करवाया जाता था कि तुम मंदिरों का ये काम करोगे, तुम ये करोगे, और वो करते थे। उन्हें वो मानते थे कि जो सब कुछ है वो भगवान की देन है, मंदिरों की देन है, तो उसके लिए सब कुछ करते थे, काम में जुट जाते थे सामान लाने की। इसकी वजह से क्या हुआ, 3000 ईस्वी के आसपास उरुक में खूब तकनीक हुई थी, मतलब खूब प्रगति हुई थी, डेवलपमेंट हुआ था, और अनेक प्रकार के शिल्पों के लिए। अब इस टाइम देखो, अब ये एक तरह से कहाँ जाएंगे, शिल्पों के लिए कांसे के औजार बनाना शुरू कर दिए। मतलब शुरुआत में आप देख रहे हो मिट्टी के पत्थरों की चीज़ें बन रही है, अब यहाँ डेवलपमेंट इतना आगे चला गया कि यहाँ लोग कांसे की चीज़ें, उनके औजार वगैरह उन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। वास्तुविद मतलब जो यहाँ के शिल्पकार थे, जो वास्तु का काम करते थे, मतलब जो उन्होंने ईंटों के स्तंभ का बनाना सीख लिया। पहले क्या होते थे, जो ये स्तंभ होते थे वो किसके होते थे, लकड़ी के होते थे। लेकिन अब जो वास्तुविद थे उन्होंने इतना डेवलपमेंट कर लिया था कि अब वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि जो पिलर थे, जैसे पोल होते थे मंदिरों में, इस तरह से पोल खड़े किए जाते थे। अब पहले ये किसके होते थे, लकड़ी के होते थे, लकड़ी के इतने स्ट्रांग नहीं होंगे। अब इन्होंने क्या किया, ईंटों का इन्होंने बनाना सीख लिया, ईंटों के पोल बनाने शुरू कर लिए। क्योंकि उन दिनों बड़े बड़े कमरों की छतों को बोझ को संभालने के लिए सहतीर बनाने हेतु उपयुक्त लकड़ी नहीं मिलती थी। कि जैसे ये पोल होते थे, अब ये किस लिए होते थे, जो छत को झेलने के लिए होते थे, लेकिन क्या होता था कि इनके बोझ को संभालने के लिए जो सहतीर बनाने के लिए, सहतीर मतलब ये पोली बनाने के लिए अब उपयुक्त लकड़ी तो मिलती नहीं थी, तो ये लोगों ने क्या किया, ईंटों का ही यूज करना शुरू कर दिया था। सैकड़ों लोगों को चिकनी मिट्टी के शंकु, मतलब एक तरह से जो कौन के रूप में शंकु बनाने और उन्हें पकाने में काम लगाया जाता था। मतलब जो यहाँ के सैकड़ों लोग होते थे उन्हें क्या होता था, चिकनी मिट्टी के शंकु बनाने और उनको पकाने के लिए। अब आप देखोगे कि जो कच्ची मिट्टी के अलावा अगर पकी हुई चीज़ें होंगी तो वो ज़्यादा, आप आज के टाइम में भी देखते हो कि जो हमारे घर बने हुए थे पकी हुई ईंटों के बने हुए थे कितने स्ट्रांग होते हैं, मतलब
उसके ऊपर एक और बिल्डिंग बन जाती, तो सोचो मजबूत होते थे। अब उन्होंने जो पकी हुई मिट्टी से क्या है ये बनाना शुरू कर दिया था, मतलब एक तरह से इन शंकुओं को भिन्न भिन्न रंगों में रंगकर मंदिरों की दीवारों पर लगाया जाता था। मतलब ये जो शंकु बनाए जाते थे इनको अलग अलग कलर से कलर करके और मंदिरों की दीवारों पर लगाया जाता था, जिससे वे दीवारें विभिन्न रंगों से सुशोभित की जाती थी। मतलब अलग अलग रंगों से डेकोरेट की जाती थी, मतलब सुंदर लगती थी। मूर्ति कला के क्षेत्र में भी अब यहाँ आप देख रहे हो कि क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं। मतलब जहाँ लकड़ी यूज हो रही है वहाँ अब आप देखोगे मिट्टी की जो ईंटों की वॉल बनाई जा रही है, इस तरह से शंकु के दीवारों को सजाया जा रहा है मंदिरों की। यहाँ पर जो मूर्ति कला के क्षेत्र में भी उच्च कोटि की सफलता मिली कि मतलब और अच्छी मूर्तियां यहाँ पर बनना शुरू हो गई थी। अब इस कला के सुंदर नमूने आसानी से उपलब्ध होने वाली चिकनी मिट्टी की अपेक्षा अधिकतर आयातित पत्थरों से तैयार किए जाते थे। मतलब ये जो कला में जो सुंदर नमूने जो हमें मिले उनसे हमें मतलब जो आसानी से चिकनी मिट्टी उपलब्ध होती थी उसकी जगह हम किससे बनाए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो बाहर से जो पत्थर मंगवाया जाता था, सुंदर अच्छा जो पत्थर होता था, मतलब जो मंगवाया जाता था उनसे चीज़ें ये तैयार की जाती थी। तभी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी कई क्षेत्रों में भी एक युगांतकारी परिवर्तन आया। मतलब एक युग टाइम पीरियड के बाद चेंज नहीं होती चीज़ें, मतलब इस तरह से इस टेक्नोलॉजी में एक तरह से एक युग में जो चेंज आता है बदलाव, मतलब बहुत जल्दी चेंजेज आना शुरू हो गए, जो शहरी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत उपयुक्त साबित हुआ। और वो शहरों के लिए अच्छा था, अत्यंत उपयुक्त साबित हुआ था। साबित हुआ था धीरे धीरे। यहाँ पर कुम्हार के जो चाक का निर्माण भी, अब यहाँ देख रहे हो आपके जो चाक का निर्माण भी, जो पहिए का आविष्कार हो गया, चाक का निर्माण भी शुरू हुआ। और आगे चलकर ये चाक से मतलब जो चाक का निर्माण हुआ उसी से चाक के कुम्हार की जो कार्यशाला है उसके साथ एक बड़े पैमाने पर दर्जनों जो हैं बर्तन आसानी से, जो आज भी आप देखते हो मिट्टी के बर्तन यहाँ किससे चाक से बनाए जाते हैं, लोग उन्हें यूज़ भी करते हैं। तो दर्जनों बर्तन भी इन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। यहाँ एक बेलनाकार मुद्रा की छाप है, लगभग 3200 ईस्वी पूर्व। इस छाप में अंकित दाढ़ी वाले शस्त्र खड़े व्यक्तियों और ऊपर काले जो पत्थर पर अंकित वीर का उत्कीर्ण शिलापट या स्लेट है। दोनों में पोशाक और कैश शैली एक जैसी है। चित्र में 3 युद्धबंदी दिखाए जिनके हाथ बंधे हुए हैं। चौथा व्यक्ति विजयी योद्धा से हाथ फैलाकर क्या है, भीख मांग रहा है। यहाँ एक पिक्चर दिख रही है जिसमें आपको ये दिखाए एक मुद्रा मिली है। मुद्रा जो मोहर वगैरह नहीं होती, सील वगैरह, उससे हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। उस इन्फॉर्मेशन में दिखाया है कि ये तो एक विजेता है जिसने युद्ध जीता। यहाँ देखो इसको हाथ बांध रखे हैं, इसके हाथ बांध रखे, यहाँ इसको, ये क्या है, युद्धबंदी हैं। और ये क्या है, हाथ जोड़े रहे इनको एक तरह से, मतलब कि जो इस तरह से हाथ बंधे हुए दिखाए हैं उनको विजयी दिखाया है। तो ये यहाँ मतलब ये सारी चीज़ें दिखा रखी है कि किस तरह से इनको युद्धबंदी बनाया जाता था। यहाँ पर ये कुछ मोहरें भी मिली हैं, जो ये एक शहरी शिल्प कला की कृति है। मोहर भी मतलब आज आप देखोगे मोहरें किस लिए यूज़ होती हैं। आज मोहरें इसलिए यूज़ हो रही हैं जैसे हम किसी भी चीज़ को सील कर रहे हैं, अगर उससे टूटी हुई मिलती है, इससे हमें ये पता चलता है कि सील टूट रखी है, इसका मतलब चीज़ों को छेड़ा गया है। तो इस तरह से सील मतलब यूज़ होती थी। आज पेपर वगैरह आपने देखा होगा, जो पेपर्स वगैरह आते हैं वो मतलब बोर्ड के जो एग्ज़ाम वगैरह होते हैं उनमें पेपर उनको सील करके लाया जाता है इस तरह से, या किसी घर वगैरह को सील कर दिया जाता है तो उस पर सील की स्टैंप लगाई जाती है, मुहर। तो ये चीज़ें तब भी डेवलप हुई थी। उनसे हमें मेसोपोटामिया के हिस्ट्री के बारे में भी पता चलता है। उस टाइम में सीलें भी यूज़ होती थी, इन सीलों पे इस तरह से पिक्चर्स उकेरी जाती थी। यहाँ ऊपर एक पत्थर दिखाया जा रहा है, मतलब एक तरह मोहर एक तरह से वो दिखाई जाती है, शिलापट है, उस पर उकेरी गई हैं चीज़ें। ऊपर एक पहले इसको देख लो, इस तरह से आपको एक तीर कमान वगैरह देख लेते हुए इस तरह से भाला, ये सारी चीज़ें दिखा रखी हैं। ऊपर एक काले पत्थर पर उत्कीर्ण शिलापट है, स्लेट है एक तरह से। शिलापट मतलब जिसे हम स्लेट कह सकते हैं। उस पर दाढ़ी वाले व्यक्ति का दोहरा चित्र दिखाया गया है और इसके बालों और सिर पर बंधी हुई पट्टी, मतलब इसके बाल पर सिर पर भी पट्टी बंध रखी है, कमर पट्टी है और लंबे अंगरखे, निचला मतलब अंगरखा मतलब जो इसने ये पहन रखा है इसको अंगरखा कहा है। यहाँ पट्टी है इस तरह से कि निचले हिस्से को, जिसे हम कह सकते हैं स्कर्ट को देखिए, निचले दृश्य में एक शेर और पर अपने जो बड़े धनुष बाण से आक्रमण करते हुए दिखाया गया है। ऊपर के दृश्य
यह वीर उस उग्र शेर के जो आखिरी भाले अपने जो भाले से मार गिराया। एक तरह से आप देख रहे हो कि जो आखिरी बार जो है उसने भाले से किया है, उसको क्या कर दिया, मार गिराया है ऊपर। मतलब एक जगह आपको तीर का बाण दिख रहा है और दूसरी जगह आप उसमें भाले से बाहर कर दो। ये मतलब 3200 ईस्वी पूर्व का है ये लगभग। इस जो स्लेट पत्थर से ऐसे शिलापट। हाँ जी बच्चों, ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसमें एक और बाकी है टॉपिक, वो है मोहर के बारे में है। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मोहर के बारे में हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। तो ये अगला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वैसे तो हम स्टार्ट करेंगे जो आपके शहरी जीवन के बारे में, लेकिन उससे पहले हम मोहरों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ये नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, ये मोहरों वाला। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।